अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू मेरा पुत्र, इसको तलाक दे, मैं तेरी दूसरी शादी कराती हूँ। अब ये रिश्ता हेल्दी नहीं रहता और तलाक तक आसानी से पहुंच जाता है। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं ऐसे ही करूंगी। इस तरह के माहौल में मर्दों का अट्रैक्शन दूसरी औरतों की तरफ बढ़ने लगता है। अक्सर मर्द अपनी बीवी को तलाक इसलिए देते हैं कि इन्हें कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। हमारे माशरे में तलाक की आम वजूहात। तलाक की हिकमत और फ़लसफ़े को समझने के बाद अब हम देखेंगे वो मुख्तलिफ असबाब क्या है जो एक रिश्ते को तलाक की तरफ ले जा सकते हैं। नंबर 1, दूसरी औरतों की तरफ रुझान। हमारे आज के मुआशरे में बेहिजाबी और उरियानी बढ़ रही है। महरम और नामहरम का लिहाज बहुत सी जगहों पर नज़र ही नहीं आता है। लड़के और लड़कियां स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेस में साथ साथ होते हैं। इस तरह के माहौल में मर्दों का अट्रैक्शन दूसरी औरतों की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरे हाजिर में सोशल मीडिया, इंटरनेट, डेटिंग वेबसाइट्स जैसे वसाइल मर्द को दूसरी औरतों की तरफ आसानी से पहुंचा देते हैं। अब सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपने पुराने स्कूल और कॉलेजेस के ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ये उठता है, बीवी शौहर के लिए रग़बत पैदा नहीं करती है। अगर औरत मर्द के लिए अट्रैक्शन पैदा ना करे, जैसे गंदी हालत में रहे, अपनी मोहब्बत का इजहार ना करे, जिस्म से खाने की बू आती हो, शोहर से कुर्बत ना रखे और हमेशा घर के कामों में ही लगी रहे, तो यहाँ क्या हो सकता है? एक तो मर्द की बीवी से दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी, खुसूसन जब इसी मर्द से कोई और औरत टकरा जाए जिसमें अट्रैक्शन हो।
वो अपनी ज़िंदगी में औरत की तरफ से होने वाली खला को उसी औरत से पूरा करना चाहेगा और उसकी रग़बत, दिलचस्पी उस दूसरी औरत में बढ़ जाएगी और ये खुद साख्ता जवाज़ बन जाएगा उस मर्द के लिए कि अब वो दूसरी शादी कर ले या वो खामोशी से सीक्रेटली दूसरी शादी कर लेगा या पहले अपनी बीवी को तलाक देगा। औरत के लिए ज़रूरी है कि वो इन बातों का एहसास करे। एक तो अपने शोहर के लिए हमेशा बन सवर कर अट्रैक्टिव रहे, घर में मेकअप करे अपने शोहर के लिए और ना कि बाहर जाते वक्त दूसरों के लिए, और साथ ही अपने शोहर की हरकत पर नज़र रखे, अलर्ट रहे कि कहीं इसका शोहर दूसरी औरतों में तो दिलचस्पी नहीं ले रहा है, और इस बात को हतमी बनाए कि मर्द दूसरी औरतों के साथ ख़ानदान में या दफ्तर में मेल मिलाप, और ख़ुसूसन जब बीवी खुद को अट्रैक्टिव नहीं कर सकती हो। अक्सर मर्द अपनी बीवी को तलाक इसलिए देते हैं कि इन्हें कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। अल्लाह ने औरत में ऐसे सेंसर्स रखे हैं जिससे वो ये टेस्ट कर लेती है कि अगर इसका शोहर उसके करीब ज़्यादा नहीं आता तो यहाँ कोई मसला है, और यहाँ औरत उसकी गहराई में तफ्तीश करे। पॉइंट नंबर 3, इब्तदा से ही अदम मुताबिकत यानी इनकम्पैटिबिलिटी एसी का बिल देखता कितना है? कितना है? 16,000। तो अगर यहाँ पे रहना होगा ना तो एसी के बगैर रहना पड़ेगा। मुझे एसी के बगैर रहने की आदत नहीं है। मेरे साथ बदतमीजी में और स्टॉ में बात ना करो, ओके? जहाँ शादी के पहले दिन से दोनों में इनकम्पैटिबिलिटी, जो दोनों के ख़ानदानी स्टेटस, तालीमी दर्जात और फ़िक्र में फ़र्क की वजह से अमूमन होता है, इसलिए इंतखाब ज़ौज बहुत अहमियत रखता है। अगर ये मरहला शादी से पहले दुरुस्त अंजाम दिया जाए तो अक्सर तलाक की वजह वाले ख़तरात को बरतरफ कर देता है।
और अब सिर्फ कुछ बैरूनी अनासिर ही रहते हैं जो तलाक के असबाब बन सकते हैं। कुरान ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वाक़े को उसी का नमूना बनाकर पेश किया है कि जहाँ वो एक ग़ुलाम थे जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था और उनकी शादी एक आला कबायली ख़ानदान की खातून से हुई और नतीजे में अल्लाह के हुक्म से दोनों में तलाक हुई और फिर उस खातून से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से शादी की। पॉइंट नंबर 4, चौथी अहम वजह तलाक के लिए बदसलूकी, बदअखलाकी, बार बार उलझना, झगड़ना, हर दर्मी जो किसी एक फ़र्द में या फिर दोनों में भी हो सकती है। तहकीक से पता चलता है कि मियाँ बीवी के दरमियान तलाक की एक बड़ी वजह अखलाकी रवैया होता है। तुम्हें मसला क्या है यहाँ पे रहने? मसला? मुझे तो बहुत सारे मसले हैं तुम्हारे साथ रहने के। तुम्हारे बिल, तुम्हारे स्कूल की फीस, बच्चों के स्कूल की फीस, टीचर बाइक, उसके अंदर पेट्रोल और क्या क्या और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, वो मैं कैसे भी रहता हूँ। तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे साथ शादी करने की? अच्छा, तो इतने बड़े बड़े ख्वाब मुझे किसने दिखाए थे? क्यों गाड़ियों में, रेंट की गाड़ियों में घूमते थे? किसने कहा था? अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई जो तुम दाद है ना। मेरे माँ बाप तक जाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? बकवास बंद कर। मैं बकवास कर रही हूँ? एक मुझे किस हालत में तुम रखते हो, तुम्हें एहसास है मैं कैसे जिंदगी जीती थी और तुमने मुझे किस हालत में रखी हुई है जिंदगी? और भी तो लोगों की जो बीवियां हैं वो रहती हैं, तुम कोई अकेली यहाँ पे आई हो? जी मैं अकेली ही आई हूँ। मेरे साथ ज्यादा ऊंची जुबान में बात मत करो। मैं ऐसे ही बोलूंगी। देखो फाइका, हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें थप्पड़ लगा। अच्छा, थप लगा के दिखाओ। फाइका, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें थप्पड़ लगा। अच्छा, लगा के दिखाओ। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं ऐसे ही करूंगी। शादी से पहले जवानों की और बाद में दोनों की तालीम और तरबियत का सिलसिला दायमी होना चाहिए। इससे वो अपने अखलाक और अक़दार को बरकरार रख सकता है। इख्तलाफात नेचुरल है, लेकिन जब ये होते हैं तो दोनों किस तरह से यानी एहतराम के साथ एक दूसरे से पेश आएँ, इन मसाइल की संजीदगी से ट्रेनिंग होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, हुकूक की अदायगी न करना। अगर शौहर और बीवी एक दूसरे के हुकूक को अदा न करें तो ये एक बड़ा सबब बनता है। औरत का हक ये है कि मर्द उसकी तमाम ज़रूरतों को जैसे ग़िज़ा, लिबास, घर वगैरह फ़राहम करे और इसके बदले में मर्द ये तवक्कुआत रखता है कि औरत बच्चों की दुरुस्त तरबियत करे और अपने दूसरे हुकूक भी मर्द की निस्बत अदा करे। लेकिन अगर मर्द कामचोर हो, काम न करे, घर की ज़रूरियात को पूरा न करे तो यहाँ मसला तलाक तक चला जाता है। इसी तरह अगर औरत अपने शौहर के लिए जज्बात पैदा न कर सके तो मर्द के मुनहरिफ होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और ख़ुसूसन जब मर्द के माली हालात अच्छे हों तो फ़ौरन दूसरे ऑप्शन देखने लगता है जो ज़्यादातर सीक्रेट ही रखता है। देखें, मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है। मेरे फ़ोन की स्क्रीन भी टूटी हुई है और आपको पता है रेहाना ने कल ही न्यू आईफोन का स्टेटस लगाया है। वो हर जुम्मे को शॉपिंग पर जाती है और मैं कोई ना कोई बहाना कर कर टाल देती हूँ। अभी 2 दिन पहले ही शॉपिंग से सीधा मेरे घर आ गई चाय पीने और सना ने 13 सूट खरीदे और ब्रांडेड साड़ी और आप मुझे लंडे के कपड़े लेकर देते हैं। देखो मैडम, महंगाई देखिए कितनी ज्यादा हो रही है। 50,000 कमाता हूँ और इतनी सैलरी में घर का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है और आपकी आए दिन कोई ना कोई नई फरमाइश। वैसे एक बात कहूँ, जितनी चादर हो ना उतने पाँव फैलाने चाहिए। फिलहाल करो और शुक्र करो कि फाके वाली जिंदगी नहीं है।
लोगों के घर जाके देखें जिनके यहाँ एक वक्त का खाना पीना मुश्किल हो रहा है। नहीं देखा ना, कभी उनका घर भी जाके देखा, बड़ी आई ब्रांडेड सूट वाली। देखें, दीन का बहाना बनाकर मुझे इस्तेमाल ना करें। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ख्वाहिशात और तवक्कुआत। इस मादियत के दौरे जदीद में ग्लैमर यानी दुनियावी चमक धमक अपने अरूज पर है और मीडिया के जरिए लोगों के अंदर ग्लैमरस अय्याशी की ज़िंदगी की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। लोगों की ख्वाहिशात आरजू बढ़ जाती है जब मीडिया के जरिए वो ऐसे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स देखते हैं जो उनकी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में से नहीं होते बल्कि सिर्फ आराम और अय्याशी के वसाइल होते हैं। औरत क्योंकि एहसासी और जज्बाती ज़्यादा होती है, जल्द इसके अंदर ख्वाहिशात उभरती हैं और इसकी बाबत वो अपने शोहर से तवक्कुआत बढ़ाने लगती है, खुसूसन जब वो अपने ख़ानदान या करीबी दोस्तों की लग्जरी लाइफस्टाइल को देखती हैं तो अपने शोहर से भी इसी तरह की डिमांड्स करने लगती हैं। अगर इसकी बहन या दोस्त के पास आईफोन देखती हैं तो अपने शोहर से भी कहती हैं कि मुझे भी दिलाए। अगर शोहर ना दिलाए तो फिर ताने तंज और रुसवा करती हैं। और फिर बहुत से ऐसे केसेस में क्या होता है, सुनिए सुनिए, मैंने नाश्ता बनाकर किचन में रख दिया, आप माइक्रोवेव में गर्म करके खा लीजिएगा। तो सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जॉब पर। क्या? कौन सी जॉब पर? सुपरमार्केट, स्टार सुपरमार्केट। और आपको पता है रिहाना के हस्बैंड उसमें रीजनल डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे सुपरवाइज़र की जॉब पर रखा है। फर्स्ट 3 मंथ तो 30,000 सैलरी मिलेगी, बट आफ्टर 3 मंथ्स वो मुझे परमानेंट रख लेंगे और फिर मेरी सैलरी हो जाएगी 45,000। इन बच्चों को, इस घर को, इन सबको कौन देखेगा? आप फिक्र क्यों करते हैं? मैंने फुल टाइम के लिए मेड रख ली है, कल टाइम सर आ जाएगी। वो 9 से 6 यहीं पे रहेगी बच्चों के साथ, तो 6 बजे तक तो आप भी आ जाते हैं, तो 2 आवर्स के लिए आप देख लीजिएगा बच्चों को। इसका मतलब है तुम रात 8 बजे आओगी? ऑब्वियस सी बात है, अब ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ना। मसला सिर्फ टाइम और वेट का नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि लेडीज़ और जेंट्स जहाँ मिक्स काम करें वहाँ तुम भी काम करो। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो ना सही, तो फिर मुझे दें 20,000 पॉकेट मनी ताकि मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। मैं क्यों अपनी फ्रेंड्स का मुंह देखूं? वो शॉपिंग करती हैं, डिनर्स पे जाती हैं, इतना कुछ करती हैं और मैं आपको डेली बेसिस पे बता रही होती हूँ, लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको मेरा ज़रा एहसास नहीं है कि मेरा भी दिल है, मेरा भी दिल करता है मैं भी कुछ खरीदूँ, कुछ जाऊँ, कहीं डिनर वगैरह पे जाएँ, हम सब बच्चों को ले के जाएँ। आपको ज़रा मेरी फिक्र नहीं है। अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। अब आई हैव टू डू समथिंग। अब आप मुझे भी नहीं कुछ करने दे रहे। मैंने नाश्ता बना के रख दिया, अब खा लीजिए। फाइका मेरी बात सुनो। फाइका, फाइका, ये लड़की कब सुधरेगी? यहाँ एक तरफ वो अपने शौहर की गैरत को चैलेंज करके नामहरमों के माहौल में जॉब करने लगती है, या बिजनेस, और दूसरी तरफ इसके और भी असरात निकलते हैं। जब औरत खुद भी कमा रही हो तो ज़िंदगी के दूसरे उमूर भी वो शौहर से बराबर के हुकूक तलब करती है। जी हाँ, इक्वल राइट्स। अब शौहर से कहेगी कि सिर्फ मैं ही कुकिंग नहीं करूँगी, मैं सफाई नहीं करूँगी, एक दिन तुम्हारा और एक दिन मेरा। जब दोनों कमा रहे हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो एक दूसरे की नहीं सुनते। अब ये रिश्ता हेल्दी नहीं रहता और तलाक तक आसानी से पहुंच जाता है। जब औरत खुद कमा रही हो तो वो तलाक के बाद होने वाले असरात को भी आसानी से जस्टिफाई कर देती है। और इसकी अहम वजह इंसानों का बढ़ता हुआ मादी रुझान, यानी दीनी तालीमात और तरबियत का फुकदान है। अगर हम अपने अंदर कनाअत पैदा करें और ख्वाहिशात को ना बढ़ाएं तो ये मसले नहीं होंगे। अगर औरत जॉब भी करे तो सिर्फ अपने शौहर को सपोर्ट करने के लिए करे। पॉइंट नंबर 7, बच्चों का ना होना। तो मुझे ये बता कि डॉक्टर के पास गया था ना?
हाँ जी, गया था डॉक्टर के पास। तो क्या आया रिपोर्ट में? डॉक्टर ने कहा है कि सफ़िया कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? मेरा एक ही बेटा और उसकी भी औलाद नहीं होगी? हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं माँ जी, जो अल्लाह पाक को मंजूर। करना क्या है, दूसरी शादी कर ले। नहीं नहीं, पहली बात तो सफ़िया नहीं मानेगी और मसला दूसरी शादी का नहीं है। इंशाल्लाह आप सब्र करें, सब बेहतर हो जाएगा। तू उसको निकाल, तलाक दे उसको, मैं तेरी दूसरी शादी कराती हूँ। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरा बच्चा नहीं हो सकता? हाँ, तो इसमें हमारा भी क्या कसूर है? जा जाके अल्लाह मियाँ से शिकायत कर जिन्होंने तुझे ऐसा बनाया है। तो शादी से पहले टेस्ट करवा लेने थे ना। बातें सुनाई जा रही हैं। देखो सफ़िया, अगर तुम्हारे पेरेंट्स हमें पहले बता देते कि तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तुम्हें आज ये परेशानी ना होती और हम इसका कोई पहले इलाज करवा लेते। बिल्कुल, एक तो मरीज हमारे सर डाल दी और ऊपर से इतनी बातें तू सुना रही है हमें। तू मेरा पुत्र, इसको तलाक दे, मैं तेरी दूसरी शादी कराती हूँ। वो हमारी नस्ल भी तो आगे बढ़े। हाँ तो दे दें तलाक, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, मैं आपके साथ दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। मेरी बात तो सुने सफ़िया। सफ़िया माँ जी, आप भी क्या करती हैं? वो मैंने क्या कह दिया अहमद? मेरा इतना भी हक नहीं है कहने का। मैं ना बोलूं कुछ भी, मेरा कोई हक नहीं है खुशियों के ऊपर। इतनी बातें सुना के चली गई है मुझे। शादी के बाद दूसरों का बीवी को बच्चा ना होने पर ताना देना क्या दुरुस्त है? खुसूसन आज के दौर में जहां मेडिकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए शादी से पहले ही सारे टेस्ट हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि औरत में हमल की कोई मुश्किलात तो नहीं है। शादी से पहले इस तरह के टेस्ट हमारे मुआशरे में अजीब सुनाई देते हैं, लेकिन याद रखें, शादी के बाद बहुत सारे मसाइल से बच जाने का रास्ता यही है। ना सिर्फ तौलीद नस्ल बल्कि बाज़ केसेस में शादी के बाद पता चलता है कि बीवी को मर्ज है, जैसे ब्लड प्रेशर, दिमागी मुश्किल, जिसकी वजह से वो अक्सर अनफिट रहती है और फिर मर्द दूसरी शादी करना चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि घर वाले दोनों लड़का और लड़की के इस तरह के मसाइल से पहले से ही आगाह कर दें, ताकि ये सब कुछ जानकर रिश्ता कबूल करे या फिर न करे।